इसमें केंद्रीय नियोजन भारतीय शासन प्रणाली में संघ सरकार के द्वारा पूरे भारतीय क्षेत्र के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इसीलिए योजना की एवं योजना का आकार प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित होता है। राज्य सरकारों के अनुसार संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान है, तो वित्त आयोग का प्रावधान संविधान में है। योजना आयोग के द्वारा वित्त आयोग की शक्तियों को अपरिहत कर दिया गया था। इसलिए राजमन्नार आयोग ने योजना आयोग को समाप्त करने की बात कही थी। वर्तमान में नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर कर दिया गया है। अब है संचार साधनों का प्रयोग। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर संघ सरकार का नियंत्रण है। इसलिए राज्य सरकारों ने यह आरोप लगाया है कि संघ सरकार के द्वारा इनका उपयोग राजनीतिक रूप में किया जाता है तथा राज्यों को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती। पॉल वॉक्स के अनुसार 70 के दशक में नेहरू के पश्चात इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शैली नेहरू के से अलग थी, अतः कांग्रेस के दलीय संगठन में अधिक परिवर्तन हुआ। यानी कांग्रेस दल का सत्ताधारी स्वभाव विकसित हुआ और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होने लगा। इंदिरा गांधी ने शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन देखे गए हैं। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या हाई कमान द्वारा नियुक्त होने लगे। अब राज्यों के मुख्यमंत्री का सत्ता में बने रहना प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर हो गया था। मुख्यमंत्रियों को अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं करने दिया गया, अतः अब राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत के बजाय हाई कमान की इच्छा अनुसार नियंत्रित होने लगे। संघीय प्रावधानों का दुरुपयोग केवल कांग्रेस सरकार ही नहीं अपितु जनता पार्टी सरकार द्वारा भी किया गया। वर्ष 1977 में कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व संघ शासन में भी समाप्त हो गया और वर्ष 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार ने 9 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया। यानी संघ में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। जनता पार्टी ने तर्क दिया कि चूंकि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में पराजित हो चुकी है, इसीलिए राज्यों में बने रहना उसका अधिकार नहीं है। यह तर्क संघवादी भावना या मान्यताओं के बिल्कुल प्रतिकूल थी, क्योंकि संघीय व्यवस्था में यह संभव है कि संघ में एक दल की सरकार हो जबकि राज्य में दूसरे दल की सरकार है। जनता पार्टी के तर्क से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री का बने रहना विधानसभा के बहुमत पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के समर्थन पर निर्भर करता है। अतः वर्ष 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने पुनः जनता पार्टी शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, जो संघीय भावना का सरासर उल्लंघन था। वर्ष 1980 के दशक में संघ में कांग्रेस की वापसी हुई, परंतु राज्यों में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी प्रभावी हुए, क्योंकि 80 के दशक में भारत में क्षेत्रीय दलों का पुनः उभार हुआ। आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक जैसे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इन क्षेत्रीय भावनाओं के परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी ने वर्ष 1983 में केंद्र एवं राज्यों के संबंधों की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया। गठबंधन सरकारों के युग में संघ व्यवस्था, अब तो गठबंधन सरकारें बनने लगी। यानी संघवाद मूलतः प्रकारात्मक अवधारणा है, जिसका निर्धारण परिवर्तित दलीय प्रणाली और परिवर्तित सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार निर्धारित होता है। वर्ष 1990 के दशक में भारतीय राजनीति व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जो निम्नलिखित हैं। जैसे केंद्र में गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ, क्षेत्रीय दलों की उभरती प्रभावी भूमिका, आर्थिक उदारीकरण, विकेंद्रित नियोजन प्रयोग हुए और न्यायपालिका की सजग भूमिका आई। वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव तक किसी भी एक दल को स्पष्ट और पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सका और संघ में
गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर इस दशक में शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों का उदय हुआ, जिसमें 90 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की भूमिका अत्यंत शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों में गिनी जाती है, जिन्हें संघ सरकार के निर्माण और कार्यकरण को प्रभावी किया। और वर्ष 2000 के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, तमिलनाडु में जयललिता, उड़ीसा में नवीन पटनायक और गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शक्तिशाली मुख्यमंत्री के रूप में उभरे। अखिल भारतीय दलों में कांग्रेस और भाजपा भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की स्वायत्तता और शक्तिशाली भूमिका उभर रही है, और इनका अस्तित्व अब हाई कमान पर निर्भर नहीं है। इसीलिए संघ एवं राज्यों के मध्य विवाद के बिंदुओं पर पटक्षेप हो रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति के पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाता है। वर्ष 1967 तथा वर्ष 1977 के मध्य 39 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ, जबकि विगत दशक में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के मामले अपवादिक हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के सिंगूर में इतनी व्यापक हिंसा होने के बावजूद अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अच्छी सरकार प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अधिकांश राज्य सरकारों ने सरकारी आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया है। सहकारी आयोग के अनुसार राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संविधान में किसी मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, अपितु संविधान के राजनीतिक दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। वर्तमान युग में केंद्रीय सैन्य बलों का मामला भी विवाद का बिंदु नहीं है, बल्कि राज्यों द्वारा केंद्रीय सैनिक बलों की मांग की जा रही है। गठबंधन सरकार के युग में राज्यों को ज़्यादा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संघ सरकार के द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। तो वित्त स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संघ सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। वर्तमान निजीकरण उदारीकरण के युग में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जिससे अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों के अलावा राज्यों की सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जा सके। इस युग में आकाशवाणी और दूरदर्शन के दुरुपयोग का मामला भी समाप्त हो गया है। अब प्रत्येक राज्य निजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयत्न एवं आर्थिक सुधारों के संदर्भ में संघ सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। गठबंधन सरकार के युग में न्यायपालिका की भूमिका भी सजग हुई है। तो इस युग में न्यायपालिका की भूमिका सजग हुई। इसमें केंद्र एवं राज्यों के संबंध पर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के मामले बम्बई बार जैसे 1994 में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसकी विशेषताएं थी कि इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ आधार पर होना चाहिए। संघ शासन भारत के में सिद्धांत का विषय है, केवल प्रशासनिक सुविधा का मामला भर नहीं है। फिर अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। विधानसभा का बहुमत सदन के पटल पर निर्धारित होना चाहिए। यदि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया तो न्यायपालिका भंग विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकती है, और संघ शासन भारतीय संविधान का आधारभूत लक्षण है। तो वर्ष 1990 के पश्चात भारत में पंचायती राज्य के रूप में संघवाद के एक तीसरे स्तर का निर्माण व विकेंद्रीकृत नियोजन को अपनाया गया। अब पंचायतों को भी 11वीं अनुसूची में स्पष्ट शक्तियाँ प्रदान कर दी गईं। तो पंचायतों को 11वीं अनुसूची में शक्तियाँ प्रदान कर दी गई, और अब पंचायतें राज्य सरकारों पर इन शक्तियों के हस्तांतरण के लिए दबाव बना रही हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय अनुदान की मांग भी कर रही हैं। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव ने गठबंधन का दौर लगभग खत्म हो गया
और यद्यपि एनडीए गठबंधन ने 336 सीटें प्राप्त कर व्यापक बहुमत प्राप्त किया, जिसमें भाजपा अकेले पूर्ण बहुमत में थी, परंतु पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रीय दलों ने सफलता प्राप्त की। अतः वर्ष 1989 से चले आ रहे संघवाद के प्रतिरूप में अब बदलाव आएगा और देश सच्चे संघीय प्रावधानों की तरफ आगे बढ़ेगा। नियोजन एवं संघवाद, योजना आयोग और वित्त संबंध। तो योजना आयोग जो था इसके संबंध में कि भारतीय संघ व्यवस्था में संघ अत्यधिक शक्तिशाली है। संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप में परिलक्षित हैं। इन केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में योजना आयोग और कांग्रेस की भूमिका भी परिलक्षित है, भूमिका महत्वपूर्ण है। योजना आयोग पर केंद्र सरकार का नियंत्रण एवं योजना आयोग द्वारा नियोजित राशि का वितरण किया जाता है। तो योजना आयोग पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और नियोजित राशि का वितरण योजना आयोग द्वारा किया जाता है। भारत में योजना आयोग द्वारा समूचे देश के लिए योजना का निर्माण किया जाता था। योजनाओं की प्राथमिकता एवं आकार दोनों का निर्धारण संघ की सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए 70 के दशक में राज्यों ने योजना आयोग का समाप्त करने की मांग उठाई तथा इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि योजना आयोग एक विशेषज्ञ संस्था न होकर एक अर्ध राजनीतिक संस्था है। वर्तमान उदारीकरण भूमंडलीकरण के युग में योजना आयोग की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाए जाने के लगे, जिसके कारण केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। संघीय शासन के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और संघ सरकार को संघ सूची के विषय पर विधि के निर्माण का अधिकार है, जबकि राज्य सरकारों को राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार है। केंद्रीय नियोजन के द्वारा संघ सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी योजनाओं का निर्माण कर सकती है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता का उल्लंघन होता है। और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो राजनीतिक दल का सदस्य भी होता है। जो एक दल विशेष के द्वारा निर्मित योजना अन्य दलों को अस्वीकार भी हो सकती है। तो संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन तथा अनुदान के निर्धारण के लिए वित्त आयोग का प्रावधान संविधान में किया गया है, जबकि योजना आयोग वित्त आयोग की शक्तियों का उल्लंघन कर रहा था। तो पैसे बांटने का काम वित्त आयोग का है, लेकिन योजना आयोग उसकी शक्तियाँ का काम कर रहा था, उनकी शक्ति को छीन कर काम कर रहा था। इसलिए यह प्रतीत होता है कि केंद्रीय योजना संघ शासन के प्रतिकूल है, इसलिए उसे हटा दिया गया। फिर नियोजन के उद्देश्यों में अंतर। तो योजना आयोग के द्वारा योजनाओं की प्राथमिकताएं संघ सरकार की विचारधारा के द्वारा निर्मित होती थीं, जिससे राज्यों ने यह आरोप लगाया कि इसके अंतर्गत राज्यों की प्राथमिकता को अपेक्षित किया गया है। और विशेषकर यह आलोचना पश्चिम बंगाल की ज्योति बसु सरकार द्वारा की गई थी। केरल के मुख्यमंत्री ने संघ सरकार की योजनाओं पर आपत्ति दर्ज की थी। और नियोजन के आकार को लेकर मतभेद। राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई राशि के अनुरूप संघ सरकार के द्वारा इन्हें स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है, और राज्य सरकारों ने यह आरोप लगाया कि उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की योजनाओं का आकार बड़ा होता है जो संघ सरकार से संबंधित दलों के होते हैं। तो नियोजन के आकार को लेकर मतभेद थे। फिर राष्ट्रीय संसाधनों की भागीदारी पर मतभेद। राज्य सरकार एवं संघ सरकार के मध्य वित्तीय विभाजन में संघ जो है राज्यों को केंद्रीय कोष से कम हिस्सा प्रदान किया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अनेक परियोजनाओं के विकास का दायित्व होता है तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं पर मतभेद उभर ही जाते हैं।
क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा ये योजनाएं अखिल भारतीय रूप में चलाई जाती हैं, जबकि राज्य सरकारों की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। तो केंद्र द्वारा संचालित वे योजनाएं जिनमें राज्य सरकारों को भी अपना अंश लगाना पड़ता है, राज्य सरकारें इससे अभी सहमत नहीं हैं। राज्य सरकारों की यह मांग थी कि आपदा प्रबंधन की राशि सामान्य नियोजित राशि से अलग प्रदान की जाए। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि केंद्रीय संसाधनों का विभाजन राज्यों के मध्य विवाद का मुद्दा बन जाता है। इस संदर्भ में गाडगिल फार्मूले के निर्माण भी किया गया है। फिर सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना को लेकर मतभेद। तो संघ और राज्यों के मध्य सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना को लेकर अनेक मतभेद व्याप्त थे। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद में कुछ राज्यों के मंत्रियों ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सार्वजनिक उद्यमों हैं तो उनमें राज्यों के निवेश के लिए एक वस्तुनिष्ठ फार्मूले का निर्माण करना चाहिए। केंद्रीय नियोजन को संघवाद के प्रतिकूल मानना पूर्णतः तार्किक नहीं है। जबकि यानी केंद्र का निर्माण है, नियोजन है, उसको संघवाद के प्रतिकूल नहीं मानना चाहिए। इससे राज्यों को अधिकारों की अवहेलना नहीं होती है तथा योजनाओं में राज्यों की सहमति लेने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद है और नीति आयोग एक विशेषज्ञ संस्था है। इसलिए यह राज्यों के अधिकारों के विरोधी नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य समूचे भारत का समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। अब है उदारीकरण का युग और योजना आयोग की भूमिका। यानी उदारीकरण के युग में योजना आयोग की क्या भूमिका थी। तो 1991 के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। परिणाम स्वरूप भारत में संकेतात्मक नियोजन का प्रयोग किया गया, जो अब सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता की नीति के बजाय निजी उद्योगों की प्राथमिकता की नीति अपनाई गई है। यानी निजीकरण की जो नीति है उसको मतलब महत्व दिया गया है। संकेतात्मक नियोजन के अंतर्गत आयात प्रतिस्पर्धा की आर्थिक नीति को भी परिवर्तित करना पड़ा। उदारीकरण के युग में लाइसेंस कोटा राज्य की बजाय निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई है। यानी लाइसेंस और कोटा जो देते थे उसके बाद निजीकरण को बढ़ावा दिया और निजी नीति अपनाई गई और राज्य की भूमिका नियंत्रक के बजाय सलाहकारी हो गई। यानी पहले राज्य नियंत्रित करता था, अब वो सलाह देता है। योजना आयोग ने नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि उदारीकरण के बाद भारत में नियोजन का अपरिहार्य महत्व है, लेकिन नियोजन की प्रकृति में स्पष्ट परिवर्तन हुआ है। अब आधारभूत संरचना जैसे बिजली व बैंकिंग जैसी क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्रों को प्रवेश दिया जा चुका है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि वाणिज्यिक प्रबंधन का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा जाए, जबकि राज्यों का सरोकार सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। यानी राज्य जो है वो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। आर्थिक सुधारों के इस युग में संघ एवं राज्य सूची के मध्य विद्यमान विवाद भी लघु होते जा रहे हैं। तो आर्थिक सुधार हो रहे हैं, तो इस युग में संघ और राज्य सूची के मध्य जो विवाद हैं वे विवाद भी लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक सुधारों के द्वितीय चरण में राज्य सूची के अधिकांश विषयों पर आर्थिक सुधार के लिए संघ और राज्यों के सहयोग हो रहे हैं। इसीलिए केंद्रीकृत नियोजन संघवाद के प्रतिकूल नहीं है। जो संघवाद के केंद्रीकृत नियोजन हो रहा है वो संघवाद के प्रतिकूल नहीं, क्योंकि भारत में वे समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं जो 1990 के पहले विद्यमान थी। उदाहरण के लिए गरीबी, निरक्षरता के लिए केंद्रीय नियोजन का प्रयोग किया गया है। कुछ लोगों के अनुसार उदारीकरण के युग में केंद्रीकृत नियोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश निजी निवेश उन राज्यों में हो रहे हैं जो संपन्न है, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान अभी भी पिछड़े हैं। इसीलिए केंद्रीकृत नियोजन अत्यंत आवश्यक है।
वर्ष 1991 के बाद भारत में उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई गई, जिसमें नियोजन की भूमिका संदेहास्पद हो गई है, क्योंकि उदारीकरण व निजीकरण वाली अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर निजी क्षेत्र की भूमिका है, और जबकि राज्यों की भूमिका विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में योजना आयोग को समाप्त करने की मांग की जाने लगी तथा नई संस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जो कि वर्तमान में निजीकरण उदारीकरण की भूमिकाओं में उचित हो। अतः केंद्र सरकार ने नीति आयोग नामक नई संस्था की स्थापना की घोषणा की, जो योजना आयोग के आवश्यक कार्यों को करने के साथ साथ वर्तमान में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य कर सके। अब है जीएसटी। जीएसटी क्या है? संघ एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों में एक आमूलकारी परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है, जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक साथ कर लगाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 301 में उल्लेखित है कि समूचे भारतीय क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का अबाध आगमन हो, मतलब आवागमन जो है अब बिना बाधा के हो। अतः जीएसटी के सिद्धांत को व्यवहारिक बनाया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसके तहत वस्तुओं सेवाओं पर एक समान कर लगाया जाएगा। अब है जीएसटी का अभिप्राय। जीएसटी के अंतर्गत वस्तु सेवाओं पर कर अलग अलग नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि इनके लिए समान रूप में एक कर लगाया जाएगा। संघ के सभी प्रत्यक्ष करों को संघीय जीएसटी में विलय कर दिया गया है और राज्यों के सभी अप्रत्यक्ष करों को राज्य की जीएसटी में विलय कर दिया गया है, तथा विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले व्यापार के लिए एकीकृत जीएसटी का प्रावधान किया गया है। तो राज्यों के प्रत्यक्ष करों में पेट्रोल पदार्थों पर लागू होने वाले कर और शराब पर आरोपित कर को जीएसटी से बाहर रखा गया है, क्योंकि राज्यों ने इन करों को जीएसटी में शामिल करने का विरोध किया था और जीएसटी की दर जीएसटी परिषद के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो जीएसटी की दर जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसमें संघ सरकार के वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। तो संवैधानिक प्रावधान बना, जिसमें 101 व संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में संसद ने जीएसटी को पारित कर दिया, जो अप्रत्यक्ष करों से संबंधित महत्वपूर्ण सुधार है तथा यह पूरे देश में एकल ढांचे में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, जो संघ एवं राज्यों के संबंधों को महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित करता है। इसके द्वारा सेवा कर प्रावधान संविधान से हटा दिया गया, यानी सेवा कर जो है उसका प्रावधान संविधान से हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 268 तथा उसके अतिरिक्त अनुच्छेद 268, 269, अनुच्छेद 270 में नया शब्द जीएसटी जोड़ा जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद इसमें उल्लेखित करों पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। जीएसटी के द्वारा अनुच्छेद 279 में भी परिवर्तन किया जाएगा और इसके अंतर्गत 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना की जाएगी। तो जीएसटी परिषद की स्थापना में क्या है? जीएसटी परिषद संविधान में यह उल्लेखित है कि संघ एवं राज्यों के बीच वित्त विवाद उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के बाहर होगा, यानी संघ और राज्य के बीच जो वित्त का विवाद हो जाता है तो वो न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन नहीं करेगी। 101वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा समूचे भारत में जीएसटी का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार संघ सरकार जीएसटी की दरों का निर्धारण करेगी। इस प्रावधान का राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा विरोध किया गया और मुख्यमंत्रियों ने कहा कि यह प्रावधान राज्यों की स्वायत्तता के विरुद्ध है। अतः इस विवाद को हल करने के लिए जीएसटी परिषद का गठन का प्रस्ताव किया गया।
121 संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान किया गया, जिसमें संघ सरकार एवं राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे तथा केंद्रीय वित्त मंत्री का अध्यक्ष होगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री है जो जैसे तो वो इसका अध्यक्ष होगा। इसमें जीएसटी की दरों का निर्धारण तथा उत्पन्न होने वाले विवादों का भी समाधान होगा कि कितनी जीएसटी लगनी है और विवाद जो है उनका निर्धारण होगा। जीएसटी परिषद के द्वारा आपसी बातचीत से जीएसटी की विभिन्न दरों का निर्धारण होगा। तो इसके लाभ क्या हैं? तो वर्तमान में भारत में उत्पादन कर जो लगता है संघ सरकार, जबकि बिक्री कर राज्य सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक कर पर दूसरा कर आरोपित किया जाता है, जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। विभिन्न राज्यों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान में भी प्रवेश पर लग जाते हैं। तो वस्तुओं का आदान प्रदान में भी जो होता है तो प्रवेश कर यानी एक राज्य से दूसरे स्थान में जाने पर उससे शुल्क लगती है, जिसके कारण राज्यों के बीच व्यापारिक आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न होती है। अब इन सभी करों के स्थान पर जीएसटी लगाया जाएगा, जिससे करारोपण की प्रक्रिया आसान होगी और राज्यों को भी जीएसटी के माध्यम से सेवा कर लगाने का अधिकार होगा, जिससे कर देने वाले का दायरा भी बढ़ेगा, यानी कर जो वसूल रहे हैं तो उनका दायरा बढ़ जाएगा देने वालों का। हानि क्या है? तो जीएसटी उत्पादन के वजह उपभोक्ता पर लगने वाला कर है, इसीलिए उत्पादक राज्य जैसे गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में इससे हानि होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े जनसंख्या वाले राज्यों को इससे लाभ होगा, क्योंकि इन राज्यों में उपभोक्ता की संख्या ज़्यादा है। जीएसटी के कारण पूरे भारत में अप्रत्यक्ष कर की दर एक समान हो जाएगी, जिससे प्रत्येक राज्य में निवेश के समान अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि वर्तमान में कई राज्यों ने कर की उच्च दर अपनाया है, जिससे इन राज्यों में निवेश बाधित हो गया है। इसलिए जीएसटी के कारण समूचा भारत एक बाजार के रूप में विकसित हो जाएगा, इससे व्यापार में वृद्धि होगी। तो राज्यों के क्या पक्ष हैं? तो राज्यों के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लागू करने को लेकर असहमति व्यक्त की जा रही है। राज्यों का तर्क है कि उनका आधा राजस्व पेट्रोलियम पदार्थ, शराब पर लगाए जाने वाले कर पथ कर से प्राप्त होते हैं और जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के करारोपण के स्रोत सीधे प्रभावित होंगे, जो इन्हीं उत्पादों से आते हैं। इनका कहना है कि पेट्रोल उत्पाद और प्रवेश कर को जीएसटी से बाहर रखा जाए। तो राज्यों के अनुसार राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष बनाया जाए और इसका प्रावधान बाकायदा संविधान में किया जाए। तो जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष के आवंटन के लिए स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जीएसटी जो है उससे जो राज्यों को हानि होती है तो क्षतिपूर्ति कोष बनाया जाए और उसकी व्यवस्था संविधान में भी हो। और राज्यों की यह भी मांग है कि राज्यों को जीएसटी लागू होने की तिथि से 5 साल तक क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। तो इसमें केंद्र सरकार का पक्ष क्या है? तो 11 दिसंबर 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार संघवाद की नीतियों के तहत राज्यों को सशक्त बनाने और अधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में है तथा केंद्र आपूर्ति का प्रावधान कानून में करने के लिए ये तैयार है, यानी कानून बनने के लिए उसकी तैयार है। इसीलिए राज्यों को राजस्व हानि की आशंका नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय बिक्री कर की दरें घट गई हैं। बिक्री कर की दरें घटने के कारण राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में 11,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं और उल्लेखनीय है कि मौजूदा कर प्रणाली में मात्र 15 से 20
20% कारोबार ही व्यवस्थित है, जबकि पूरे देश में जीएसटी लागू हो जाने से 70 से 80% तक कारोबार संगठित तरीके से होने लगेगा, यानी कारोबार बढ़ेगा इससे, जिससे केंद्र एवं राज्य दोनों को जबरदस्त फायदा होगा। वर्तमान उदारीकरण के युग में विश्व के विभिन्न देशों के बीच मुक्त आवागमन पर बल दिया जा रहा है, यानी एक देश दूसरे देश पर बिना टैक्स लगाए आवागमन व्यापार करेगा। तो इस संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच जीएसटी के द्वारा वर्णित व्यापार में वृद्धि होगी और संघ और राज्य दोनों सरकारों को लाभ होगा, इसीलिए कहा है। अब है जीएसटी का क्रियान्वयन। तो वर्तमान उदारीकरण के युग में विभिन्न देशों के बीच मुक्त आवागमन पर बल दिया जा रहा है। इस संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच जीएसटी के द्वारा वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि होगी और संघ और राज्य दोनों सरकारों को लाभ होंगे। 122वें संविधान संशोधन विधेयक को क्रियान्वित करने तथा जीएसटी की दरों के निर्धारण के लिए संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा और जो 1 अप्रैल 2017 को लागू हो जाएगा। वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण अपनाने के बाद यह भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। तो भारत में जब सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है, लोकसभा राज्यसभा में 122वें संविधान संशोधन विधेयक को आम सहमति से पारित किया गया। इसके द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अब है संघ शासन से संबंधित मुद्दे है। संघ शासन है तो संघ शासन में क्या क्या मुद्दे हैं? तो राज्यों के मत विवाद होते हैं, जैसे कि भारत जैसे विशाल देश में संघ शासन प्रणाली का प्रयोग विविधता एवं एकता के सामंजस्य बनाए रखने के लिए किया गया है। तो भारत विविधतापूर्ण देश है, इसलिए संघ व्यवस्था वहाँ होती है, रहनी चाहिए भारत में। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के मध्य अनेक विवाद पाए जाते हैं, तो संविधान में राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार संसद को सौंपा गया है कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, सौंपा गया। अनुच्छेद 3 में स्पष्ट वर्णन है कि संघ सरकार के द्वारा राज्यों के नाम, भूभाग, सीमा में परिवर्तन तथा नए राज्यों का निर्माण भी किया जा सकता है। इसके लिए राज्य विधानसभाओं की सहमति ली जा सकती है, लेकिन राज्यों की सहमति लेना संघ सरकार के लिए ऐसा बाध्यकारी नहीं है। तो बेलगांव का विवाद हुआ। बेलगांव क्या है? बेलगांव महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य विवाद है। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के पश्चात बेलगांव कर्नाटक का भाग बना दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र अभी भी इसे प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहा है। बेलगांव में बहुसंख्यक लोग मराठी भाषी हैं, जबकि ये चारों ओर कन्नड़ी भाषी लोगों से घिरा है। तो महाराष्ट्र मतलब कर्नाटक के बीच वाला भी भाग है और उसमें मराठी बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं और वो कर्नाटक के बीच में है, तो वो कैसे महाराष्ट्र में जाएगा। अब है कौसर गोल्ड विवाद। कौसर गौड़ विवाद 1956 में राज्य पुनर्गठन के पश्चात महाजन आयोग ने कौसर गौड़ को कर्नाटक को सौंपने के निर्देश दिए, जिसे केरल मानने को तैयार नहीं है। तो ये केरल और कर्नाटक के बीच है। संसद ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के संसदों ने इसका जोरदार विरोध किया। तो कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के सांसदों ने इस पर जो विरोध किया और केरल मानने को तैयार नहीं है इसे। फिर चंडीगढ़ का विवाद। तो पंजाबी सूबे के निर्माण के पश्चात राज्यों की सीमा निर्धारण के लिए शाह आयोग की स्थापना हुई। जो पंजाब में सूबे का निर्माण हो गया तो शाह आयोग की स्थापना हुई और इस आयोग ने चंडीगढ़ को हरियाणा का भाग मान लिया, लेकिन अकाली दल ने इसका कड़ा विरोध किया और संघ सरकार ने एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए चंडीगढ़ को एक संघ शासित क्षेत्र घोषित कर दिया। और वर्ष 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने समस्या के समाधान के लिए एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया गया। फजलिका और
अगोरहर तहसीलें हरियाणा को सौंप दी गई हैं, यानी जो तहसीलें हैं 2 वो हरियाणा को सौंप दी गई और पंजाब चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाए। लेकिन पंजाब में अकाली दल ने इसका कड़ा विरोध किया। अगला विवाद असम और नागालैंड के मध्य का विवाद है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों का निर्माण असम से हुआ है। नागालैंड का, मेघालय का और मिजोरम का निर्माण असम से हुआ है। इसीलिए इन सभी राज्यों का आपस में किसी न किसी रूप में सीमा विवाद बना हुआ है। असम और नागालैंड के मध्य रंगापानी को क्षेत्र को लेकर विवाद है, यानी नागालैंड सरकार ने असम के 4,973 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा किया है। किसने? नागालैंड सरकार ने असम के क्षेत्र पर दावा किया है। इस विवाद को सुलझाने के लिए BK सुंदरम आयोग की स्थापना हुई, लेकिन नागालैंड ने इसे अस्वीकार कर दिया। असम और मेघालय के मध्य लंगपीहा के अतिरिक्त जिंगीराम क्षेत्र पर भी विवाद है और असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य पासीघाट क्षेत्र के मध्य भी सीमा विवाद है। तो इस तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी विवाद बने हुए हैं। अब है संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यिक नदियों एवं जल स्रोतों से संबंधित विवादों को समाधान के संबंध में प्रावधान किया गया है तथा संघ को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अंतर्राज्यीय नदी जल स्रोत या नदी जल के प्रयोग एवं उसके वितरण तथा नियंत्रण के संबंध में पैदा होने वाले विवाद के समाधान के लिए प्रावधान निर्मित कर सकती है। तो संसद जो है या संघ सरकार जो है, विवाद हो रहा है तो उसके लिए कोई प्रावधान निर्मित करेगी। अनुच्छेद 262(1) के अंतर्गत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों को जल विवाद में हस्तक्षेप करने से रोक सकती है। तो मतलब न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और संघ सरकार ही जो है इसके लिए प्रावधान बनाएगी। अब है संसद में विधि। तो संसद ने अनुच्छेद 262 के अनुसार नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का निर्माण किया। तो एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारें किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए संघ सरकारों से न्यायाधिकरण की स्थापना का अनुरोध कर सकती हैं। एक न्यायाधिकरण बनाया जाएगा, स्थापना होगी उसकी, जो संघ सरकार के द्वारा 1 वर्ष की अवधि में अधिकरण का गठन किया जाएगा और इस अधिकरण में 3 वर्ष की अवधि में अपना निर्णय देगा। तो एक साल के अंदर संघ सरकार बनाएगी और वो 3 साल के अंदर निर्णय देगा और न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय विवाद परत पक्षों को मानना होगा, यानी दोनों विवाद जो हो रहे पक्ष हैं उनको मानना होगा। तो संसद एक न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी तो विवाद सुलझेंगे। अब है